चलिए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 1.2 स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स में आगे स्कोप्स क्या क्या है। कैरियर की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिजिक्स के स्कोप्स आगे क्या क्या है और फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इसके लिए पहले आपको ये समझना है कि बेसिकली देर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन। इसका मतलब क्या है ये पहले समझ लेते हैं। द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स। यानी कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन में लेबोरेटरी और टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के जो फिनोमिनाज है फिजिक्स के, वो सारे इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप कह लो कि भाई लेबोरेटरी में ये एक चेयर पड़ी है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये सब कुछ मैक्रोस्कोपिक आता है। टेरेस्ट्रियल या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, वो सब कुछ इसमें आता है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक में आता है। कोई भी दूसरी चीज़ आप ले लो, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो मैक्रोस्कोपिक में आता है। तो मैक्रोस्कोपिक यानी इन शॉर्ट की बड़ी चीज़ें, बड़ी चीज़ों से बना हुआ डोमेन, और उसके ऊपर जो फिजिक्स अप्लाई होता है उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन का फिजिक्स। ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही छोटा। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में समझते हैं। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर। आगे देखते हैं इसमें एंड न्यूक्लियर फिनोमिना। यानी कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आप समझ सकते हो कि बिल्कुल छोटी चीज़ें, बिल्कुल टाइनी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एटॉमिक फिनोमिना या फिर न्यूक्लियर फिनोमिना या फिर मॉलिक्यूलर फिनोमिना। इसके बारे में, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, उसका ऑसिलेशन, ये सब कुछ जहाँ पे पढ़ने में आता है वो है माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। अब हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के जो सब ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, जो उसमें ब्रांचेस है, उसके बारे में समझते हैं। क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना एंड इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना में बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स पूरा आ जाता है। क्लासिकल फिजिक्स यानी कि जो पुराना फिजिक्स है, जिसमें बेसिकली एक तो मैकेनिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ जाता है, ऑप्टिक्स आ जाता है और थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाता है। अब ये जो ब्रांचेस हैं इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला समझते हैं हम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फाउंडेड ऑन न्यूटन्स लॉ of motion and the law of gravitation is concerned with the motion or equilibrium of particles, rigid and deformable bodies and general physics of particles. The propulsion of rocket by jet of ejecting gases, propagation of water waves or sound waves in air, the equilibrium of bent rod under a load, एक्सेट्रा आर प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स। देखिए, मैकेनिक्स के अंदर, मैकेनिक्स फिजिक्स की जो ब्रांच है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये सब कुछ बताएं। सबसे पहली बात तो कि न्यूटन्स लॉ आ जाते हैं, न्यूटन्स के मोशन के लॉ भी आ जाते हैं और न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। दूसरा कि बॉडीज की मोशन, पार्टिकल्स की मोशन, रिजिड बॉडी और डीफॉर्मेबल बॉडी, सभी की मोशन इसमें इंक्लूड हो जाती है। देखिए, तीन चीजें, पार्टिकल, रिजिड बॉडी और डीफॉर्मेबल बॉडी, इन सभी की मोशन के बारे में मैकेनिक्स के अंदर सब कुछ आ जाता है। फिर रॉकेट प्रोपल्सन जिस फंडामेंटल से काम करता है, जिस प्रिंसिपल से काम करता है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। बिकॉज सी, रॉकेट प्रोपल्सन एक बात नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स देते हो तो वो कैसे मोशन करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना एक्सेलेरेशन होगा, ये सब कुछ मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। इतना ही नहीं, जो साउंड वेव्स हैं और जो वाटर वेव्स हैं,
इसके बारे में भी मैकेनिक्स में आ जाता है। यहाँ तक कि जो अर्थक्वेक है इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। फिर आप किसी भी रॉड की जो इलास्टिसिटी होती है, सिर्फ रॉड नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो, उसके ऊपर आप लोड अप्लाई करो तो वो जैसे बैंड होता है, क्यों होता है, कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिर आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए इसके नाम से पहले समझ लीजिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डायनेमिक है तब की बात, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तब की बात। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब समझते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विथ चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज, चार्ज बॉडीज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो किसके साथ डील करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के साथ डील करता है। किसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना? किसी भी चार्ज या फिर किसी भी मैग्नेटिक बॉडीज की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के साथ जो डील करता है वो ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखिए आपको एक बात ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वाली लग रही होगी कि एक तरफ इलेक्ट्रिक की बात है और एक तरफ मैग्नेटिक की बात है और दोनों को साथ में क्यों लिया है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए। देखिए जब चार्ज पास होता है यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है तो वो जो इफेक्ट्स देता है वो सारी इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बात पता होगी, आपने शायद सोलोनॉइड पढ़ा हुआ है। सोलोनॉइड में हम क्या करते हैं, हम कॉइल में से करंट पास करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट पास होता है तब मैग्नेटिक इफेक्ट भी होती है। तो इन शॉर्ट के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस होती है। अंडरस्टूड? इसलिए यहां पे ऐसे कहा है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विथ चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो चार्ज को इफेक्ट करेगा और मैग्नेटिक बॉडीज को भी इफेक्ट करेगा। तो इस सभी चीजों के बारे में बात की जाती है एक ही ब्रांच में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इट्स बेसिक लॉज वेर गिवन बाय कुलम, ऑस्टेड, मैं यहां पे अंडरलाइन करता जाता हूं, एक है कुलम, दूसरा है ऑस्टेड, फिर है एम्पियर एंड फेरेडे एंड एनकैप्सुलेटेड बाय मैक्सवेल इन हिज फेमस सेट ऑफ इक्वेशंस। मैक्सवेल ने इक्वेशंस दिए थे, इन सभी इक्वेशंस में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है। मीन्स इसने जो इक्वेशन दिए मैक्सवेल ने, ये इक्वेशन वैसे हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन इन इक्वेशन से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है। द मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट टू एन AC voltage or say AC signal, the working of an antenna, the propagation of radio wave in ionosphere, etc. are problems of electrodynamics. देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में और क्या क्या कवर होता है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उसको फोर्स लगता है, ये इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसी वजह से मोटर, कोई भी मोटर आप जो देखते हो वो चलती है, AC मोटर या DC मोटर जो चलती है वो इसी प्रिंसिपल से चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप करंट कैरिंग वायर डालते हो तो उसको फोर्स लगता है। फिर रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट इन AC वोल्टेज। देखिए AC वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है उसका पूरा वर्किंग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। एंटेना कैसे वर्क करता है, वेव्स एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं, आइनोस्फीयर से कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, ये सब कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाता है। फिर आती है बात अब ऑप्टिक्स की। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑप्टिक्स डील्स विथ द फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट, द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, कलर एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म, एक्सेट्रा आर टॉपिक्स इन ऑप्टिक्स। वैसे ये बहुत कम दिया है,
ऑप्टिक्स में क्या क्या आ जाता है? लाइट की हर एक फिनोमिना आ जाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन ले लो, रिफ्रैक्शन ले लो, पोलराइजेशन ले लो, ये सब कुछ ऑप्टिक्स में आ जाता है। माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, हमारी आई कैसे वर्क करती है, ये सब कुछ आ जाता है। इतना ही नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मिराज इफेक्ट है, ये सब कुछ भी ऑप्टिक्स में आ जाता है। और यहाँ पे एक और चीज दी है, कलर एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म। देखिए, आपने एक बात देखी होगी, अगर आपने कभी सोप बबल बनाए हैं, वो फूक मार के बनाते हैं ना सोप बबल्स, तो आपने देखा होगा कि सोप बबल की सरफेस पे से आपको कलरफुल लाइट्स दिखती हैं। इसकी वजह यह है कि वो जो सोप बबल का पतला सा लेयर होता है, जिसको फिल्म बोलते हैं, सोप बबल में जो सोप का पूरा एक पतला सा लेयर बनता है ना, जिसको फिल्म बोलते हैं, इस फिल्म पे जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें अलग अलग तरह से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी होता है, और इसलिए कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सब कुछ भी ऑप्टिक्स के अंदर आ जाता है। अब हम बात करेंगे आगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखिए, हम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें अलग अलग ब्रांचेस डिस्कस कर रहे हैं हम, और अब हम पहुंचे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स, in contrast to mechanics, does not deal with the motion of bodies as a whole. Rather, it deals with systems in macroscopic equilibrium and is concerned with changes in internal energy, temperature, entropy, etc. of the system through external work and transfer of heat. देखिए, पहले तो आप इसका नाम समझ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मल एनर्जी से जो भी डायनेमिज्म आता है उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मल एनर्जी से क्या कोई ऑब्जेक्ट हिलना शुरू हो जाता है क्या? आप किसी एक ऑब्जेक्ट को गर्म करो तो क्या हिलना शुरू हो जाता है? वो नहीं। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो, आप थर्मल एनर्जी देते हो, तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, एटम्स और जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सारे ऑसिलेट करते हैं। और अगर वो लिक्विड है या गैसियस फॉर्म है तो उसमें लीनियर मोशन भी होती है। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट है वो दरअसल माइक्रोस्कोपिक रीजन से हैं। समझिए, टेम्परेचर होना, इंटरनल एनर्जी होनी, एंट्रोपी होनी, ये सारी जो मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट आपको दिखती है वो दरअसल माइक्रोस्कोपिक रीजन की वजह से, अंदर जो पार्टिकल्स के ऑसिलेशन होते हैं, उसकी जो मोशन होती है उसकी वजह से। इस सभी को थर्मोडायनेमिक्स में समझा जाता है। इसलिए सबसे पहली बात ये बताई कि इन कॉन्ट्रास्ट टू मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील विद द मोशन ऑफ बॉडी एज ए होल। थर्मोडायनेमिक्स में नाम डायनेमिक्स आता है, लेकिन ये पूरी बॉडी के मोशन के बारे में है ही नहीं। पूरी बॉडी के मोशन के बारे में जो है वो तो मैकेनिक्स ही है, लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है, तो वो किसकी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं? वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसकी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे खास तौर पे ये समझा जाता है कि आप जो बाहर से एक्सटर्नल वर्क करते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, या बाहर से जो भी आप हीट ट्रांसफर करते हो, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी ऑब्जेक्ट की कैसे बदलती है, टेम्परेचर कैसे बदलता है, उसकी एंट्रोपी कैसे बदलती है, ये सब कुछ इसमें समझा जाता है। और आगे, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजिन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल और chemical processes etc. are problems of interest in thermodynamics. देखिए, हर तरह के इंजन ये थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है। इंजन जो वर्क करता है वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल से वर्क करता है। कोई भी इंजन ले लो, अगर आप पेट्रोल इंजन ले लो या डीजल इंजन ले लो या स्टीम इंजन ले लो, फिर आप फ्रिज ले लो या फिर आप एसी ले लो, ये सब कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। फिर कोई प्रोसेस फिजिकली कैसे आगे बढ़ रही है या केमिकली प्रोसेस किस तरफ आगे बढ़ रही है, उसकी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में। देखिए, अभी तक हमने जो बात की, जितनी भी ब्रांचेस हमने देखी, वो सारी ब्रांचेस
क्लासिकल फिजिक्स की थी, और क्लासिकल फिजिक्स पूरा मैक्रोस्कोपिक डोमेन पे काम करता है, और अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन of physics deals with the constitution and structure of matter at the minute scales of atom and nuclei, and even lower scale of lengths, and their interaction with different probes such as electrons, photons, and other elementary particles. See, माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो है वो मैटर का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ डील करता है। आप कोई भी मैटर ले लो, आप सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, या गैस ले लो, प्लाज्मा ले लो, कोई भी आप मैटर ले लो, तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, वो क्या है? एटम है, ठीक है ना। वैसे उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी आज हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और उसके अंदर भी आगे हम बात करेंगे कि क्वार्क्स भी आता है। तो ऐसे सभी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो कि मैटर को फॉर्म करते हैं, उसके बारे में, उसके इंटरेक्शन के बारे में, उसके एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, उसके बारे में इस माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर बात की जाती है। इसके साथ कनेक्टेड जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, और दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में भी इस माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर बात की जाती है। आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, फोटोन्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये एटम और न्यूक्लियाई को भी अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इस डोमेन के प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाता, माइक्रोस्कोपिक डोमेन के प्रॉब्लम्स वो हर बार सॉल्व नहीं कर पाता। इसलिए एक पूरी अलग थियरी, एक पूरी फिजिक्स की अलग ब्रांच बनाएगी, जिसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो इसके बारे में समझते हैं। क्लासिकल फिजिक्स इज इनएडिक्वेट टू हैंडल दिस डोमेन, मीन्स द माइक्रोस्कोपिक डोमेन, एंड क्वांटम थियरी इज करंटली एक्सेप्टेड एज द प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। यानी कि आज क्वांटम थियरी जो है, इसको एक्सेप्ट किया गया है, किसके लिए? ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन को, माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए। ओवरऑल द एडिफिस ऑफ फिजिक्स इज ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग, एंड यू विल अप्रिशिएट इट मोर एज यू परस्यू द सब्जेक्ट। अब जैसे जैसे इस सब्जेक्ट में आप डीप जाएंगे, वैसे वैसे आप इस सब्जेक्ट को अप्रिशिएट करेंगे, और आपको ये सब्जेक्ट और भी ब्यूटीफुल लगता जाएगा। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की रेंज क्या होती है, किस रेंज तक फिजिक्स की अलग अलग क्वांटिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इट कवर्स a tremendous range of magnitude of physical quantities like length, mass, time, energy, etc. At one end, it studies the phenomenon of very small scale of length, that is 10 raised to minus 14 meter, and even less than that, involving electrons, protons, etc. At the other end, it deals with astronomical phenomena at the scale of galaxies or even the entire universe, whose extent is of the order of 10 raised to 26 मीटर। देखिए, फिजिक्स में आपको लेंथ कहाँ से कहाँ तक की मिलेगी ये समझाया आपको। अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा की लेंथ ले, तो उसकी लेंथ होती है 10 raised to minus 14 मीटर या उससे भी कुछ कम। और अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें ले, गैलेक्सी की साइज वगैरह लें आप, तो उसका ऑर्डर होता है 10 raised to 26 मीटर। यानी कि आपको फिजिक्स में 10 raised to minus 14 मीटर से लेके 10 raised to plus 26 मीटर तक की रेंज वाले लेंथ के साथ डील करना पड़ेगा। इसका अगर आप रेशियो लो 10 raised to 26 मीटर डिवाइड बाय 10 raised to minus 14 मीटर, तो ये हो जाता है 10 raised to 40। यहाँ पे लिखा है द टू लेंथ स्केल डिफर्स बाय ए फैक्टर ऑफ 10 raised to 40 और इवन मोर। फिर बात करते हैं हम
रेंज ऑफ टाइम, इसके लिए चलिए अब देखते हैं। द रेंज ऑफ टाइम स्केल्स कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द लेंथ स्केल्स बाय द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट इज 10⁻22 सेकंड टू 10⁻+18 सेकंड। देखिए, अगर हम ये जो हमें लेंथ की जो रेंज मिली है 10⁻14 से 10⁻+26 मीटर, इसको अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें तो हमें टाइम की रेंज मिल जाती है। यानी कि फिजिक्स में डील होने वाला जो मिनिमम टाइम है और जो मैक्सिमम टाइम है उसके बारे में पता चलता है। और आप देखिए तो फिजिक्स में डील होने वाला जो मिनिमम टाइम है वो 10⁻22 सेकंड, और जो मैक्सिमम टाइम है ये 10⁻+18 सेकंड है। अच्छा, अगर हम रेंज ऑफ मास की बात करें, द रेंज ऑफ मास गोज फ्रॉम say 10⁻30 kg which is the mass of electron to 10⁻55 kg which is the mass of known and observable universe। लेंथ की और टाइम की हमने रेंज देखी, अब मास की रेंज देखिए। 10⁻30 kg से लेके 10⁻+55 kg तक की रेंज आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगी। 10⁻30 kg मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और ये 10⁻+55 kg मास किसका है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। पूरे यूनिवर्स का नहीं, जितना हम ऑब्जर्व कर पाए बस उतने यूनिवर्स का मास 10⁻55 kg है। उससे ज़्यादा ही होगा लेकिन कितना है हमें पता नहीं है। टेरेस्ट्रियल फिनोमिना लाई समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस रेंज। हम हमारे आसपास जो कुछ भी देखेंगे उसमें लेंथ, टाइम और मास में हम इस रेंज के बीच में ही सारी चीजें देखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कि फिजिक्स एक्साइटिंग क्यों है। कई साइंटिस्ट को, कई लोगों को फिजिक्स एक्साइटिंग लगता है, तो वो क्यों लगता है देखते हैं। फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। टू सम पीपल the excitement comes from the elegance and the universality of its basic theories, from the fact that a few basic concepts and laws can explain the phenomenon covering a large range of magnitude of physical quantities। देखिए, फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्या है ये समझने लायक है। बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से फिजिक्स एक्साइटिंग लगता है। एक तो रीज़न ये है कि फिजिक्स में एलिगेंस है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड लगता है आपको, अच्छा लगता है वो। और दूसरा कि वो यूनिवर्सल लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें यूनिवर्सलिटी है, यानी कि एक ही लॉ हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा कि फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स और लॉज लेके आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से आप बहुत सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, फिर टू सम अदर द चैलेंज इज कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, टू वेरीफाई और रिफ्यूट द थियरीज। इट्स थ्रिलिंग। अब कुछ लोगों को इसमें क्या अच्छा लगता है कि एक तो आप इसमें इमेजिनेशन कर सकते हो और फिर नए एक्सपेरिमेंट्स इसमें कर सकते हो, जिससे आप नेचर के सीक्रेट्स को अनरिवील कर सकते हो। फिर आप उसको वेरीफाई करते हो, तो कभी आपकी बात एक्सेप्ट होती है, कभी आपकी बात आपको ही रिफ्यूट करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ थ्रिलिंग लगता है। इसलिए इस वजह से ये सब्जेक्ट एक्साइटिंग लगता है। अब हम बात करते हैं आगे अप्लाइड फिजिक्स के बारे में। अप्लाइड फिजिक्स इज इक्वली डिमांडिंग एप्लीकेशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ फिजिकल लॉज टू मेक यूजफुल डिवाइसेस is the most interesting and exciting part and requires great ingenuity and persistence of effort।
देखिए, अप्लाइड फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करके जो कुछ भी पढ़ा जाता है, जो कुछ भी बनाया जाता है, उसके बारे में जो पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स। इसमें आप फिजिक्स के लॉज को अप्लाई करके अलग अलग डिवाइसेस बनाते हैं, उसके बारे में पूरा स्टडी जो है वो इसमें आता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी एक एक्साइटमेंट की वजह है कि फिजिक्स के लॉज से हम कुछ डिवाइसेस बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट पूरा फिजिक्स के लॉ से ही बना हुआ है ना, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है। कैसी एफर्ट? ग्रेट इंजेन्यूटी एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट चाहिए इसके लिए। आपको जेन्यून एफर्ट करनी पड़ती है और परसिस्टेंस के साथ करनी पड़ती है। कंटिन्यूसली आपको इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, तब जाके आप फिजिक्स में अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, आप फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की प्रोग्रेस के बारे में। चलिए, ग्रेट प्रोग्रेस यूजुअली accompanies changes in our basic perceptions. First, it was realized that for scientific progress, only qualitative thinking, though no doubt is important, but it is not enough also. Quantitative measurement is central to the growth of science. देखिए, समझिए। देखिए, पहले बेसिक बात यह है कि ग्रोथ कैसे होता है। ग्रोथ तब होता है, प्रोग्रेस तब होती है जब हम हमारे बेसिक परसेप्शन में चेंजेस करते जाते हैं, यानी कि उसको अपग्रेड करते जाते हैं। चेंजेस यानी हैफेजार्ड चेंजेस की बात नहीं है, लेकिन उसको जब हम अपग्रेड करते जाते हैं। फिजिक्स में पहले ये माना जाता था कि ओनली क्वालिटी थिंकिंग ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इनफ नहीं है। आपको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी करना पड़ता है। आपको किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो गया। इतने सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ही आपको उसके बारे में पूरी तरह से समझ में आता है। इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों की फिजिक्स में पूरी अहमियत है। इसमें आगे लिखा है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज सेंट्रल to the growth of science, especially physics, because the law of nature happen to be expressible in precise mathematical equations. फिजिक्स में तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पार्ट है, क्योंकि फिजिक्स में आप जो लॉज हैं उसको एक्सप्रेस करते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस भी करते हो। इसलिए इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर लॉ मिला तो हम उसको एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसका हम इक्वेशन बनाते हैं। फिजिक्स की हर एक बात, हर एक लॉज का कोई ना कोई इक्वेशन होता है, तो हम उसे इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए फिजिक्स में तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हम इन दोनों इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन कर लेते हैं। एक है क्वालिटेटिव थिंकिंग और दूसरा है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये दोनों ही फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। The second most important insight was that the basic laws of physics are universal. The same laws apply in a widely different context. यानी कि एक दूसरी इंपॉर्टेंट समझ हमारी ये है कि बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। फिजिक्स के जो बेसिक लॉज हैं वो यूनिवर्सल है, वो सभी जगह पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो सभी जगह पे अप्लाई होता ही है, इसके बारे में हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और इस वजह से द सेम लॉ अप्लाई इन ए वाइडली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इस वजह से कोई भी लॉ हम बहुत ही वाइड और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे अंडरलाइन कर लेते हैं, द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर
यूनिवर्सल। अब आगे बढ़ते हैं। लास्टली, द स्ट्रेटेजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन टर्न्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। कभी साइंटिस्टों ने ऐसा सोचा नहीं था कि फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन भी चल जाएगा, कि भाई आपने कोई एक फिजिकल घटना देखी और आप उसमें एक अप्रोक्सीमेशन करते हो कि भाई ये ऐसा कुछ है, ठीक है, और फिर वो सही साबित हो जाए। जब साइंटिस्ट कहता है कि भाई मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है, तो इसको कहते हैं पोस्टुलेट, या फिर कहते हैं इसको हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर जब उसके प्रूफ मिल जाए तो वो एक लॉ बन जाता है। जैसे कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पहले इक्वेशन दिए थे। उसने कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने इक्वेशन दिए थे और उसने कहा था कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कुछ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुए और वो बिल्कुल सही साबित हुए। मैक्सवेल के इक्वेशंस उसमें बिल्कुल सही साबित हुए। तो इस तरह से फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन जो है वो कभी कभी बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है। ये फिजिक्स को प्रोग्रेस करने में अप्रोक्सीमेशन का बहुत बड़ा हाथ है। ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन फिर भी सही है कि अप्रोक्सीमेशन का एक बड़ा रोल है फिजिक्स को आगे बढ़ाने में। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट ऑब्जर्व्ड फिनोमिना इन डेली लाइफ आर रादर कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ द बेसिक लॉज। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं फिजिकल फिनोमिना का, वो वैसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन वो है कुछ बेसिक लॉज के ऊपर डिपेंडेंट। बेसिक लॉज का मैनिफेस्टेशन है जो कि हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द फिनोमिनन फ्रॉम its less significant aspects. It is not practical to take into account all the complexity of phenomenon in one go. इसका मतलब साइंटिस्टों ने टाइम बाय टाइम ये समझा कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमारे सामने आती है तो पहले उसमें से जो एसेंशियल फीचर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालो और उसमें जो लेस सिग्निफिकेंट चीज़ है उसको अलग करो। इसका मतलब कि एक साथ सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। आप इसमें से जो मेन सिग्निफिकेंट चीजें हैं उसको रखो, लेस सिग्निफिकेंट को हटा दो और फिर जाके उसको समझने की कोशिश करो, तो ये फिनोमिनन जो भी फिनोमिनन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। A good strategy is to focus first on the essential features, discover the basic principles, and then introduce corrections to build a more refined theory of the phenomenon. इसका मतलब कि अच्छी मेथड, अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है कि आप फोकस करो उस चीज़ों पे जो कि एसेंशियल हैं और फिर उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको फाइंड आउट करो और फिर उसमें जो भी करेक्शंस ऐड करने हैं वो ऐड करके उसको ज़्यादा रिफाइंड थियरी में कन्वर्ट करो। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, फॉर एग्जांपल, अ स्टोन एंड ए फीदर ड्रॉप फ्रॉम ए सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। देखिए, अगर आप एक स्टोन और एक फीदर इन दोनों को एक ही हाइट से अगर आप गिराओगे तो आप जानते हो कि दोनों एक साथ नीचे नहीं पहुंचेंगे। दरअसल नीचे पहुंचने चाहिए क्योंकि दोनों पे जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन लग रहा है वो सेम है, वो g है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का अगर एक्सलेशन सेम है तो वो मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सलेशन। तो इसका मतलब कि दोनों का एक्सलेशन सेम होना चाहिए, तो दोनों साथ में ही एक्सलेट हो रहे हैं तो साथ में ही नीचे गिरने चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि बॉल और फीदर साथ में नहीं गिरेंगे, स्टोन और फीदर साथ में नहीं गिरेंगे, फीदर पीछे रह जाएगा, है कि नहीं। द रीजन इज दैट द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ फिनोमिनन, नेमली फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अभी दोनों साथ में क्यों नहीं नीचे गिर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि फीदर को जो एयर रेजिस्टेंस लगता है
उस वजह से ये एयर रेजिस्टेंस इस केस को, इस फिनोमिनन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। इस वजह से हम सिर्फ उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बेस पे हम वो कब नीचे पहुंचेगा ये कैलकुलेट नहीं कर पाते। टू गेट द लॉ ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, it is better to create a situation wherein the air resistance is negligible. We can, for example, let the stone and the feather fall through a long evacuated tube. In that case, the two objects will fall almost at the same rate, giving the basic law that acceleration due to the gravity is independent of the mass of the object. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे। हमने देखा कि फीदर का गिरना स्टोन के गिरने से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जबकि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सभी के लिए सेम है। लेकिन हमने बात की कि भाई इसमें एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक रोल प्ले करता है और इस वजह से फीदर का गिरना वो एक अलग फिनोमिनन बन जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिनन बन जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि फ्री फॉलिंग, ग्रेविटी में जो फ्री फॉलिंग है उसको अच्छे से समझने के लिए और उसमें एयर रेजिस्टेंस ना आए उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें स्टोन और फीदर को एक लंबी इवैक्यूटेड ट्यूब के अंदर गिराना चाहिए। इवैक्यूटेड यानी कि वैक्यूम किया हुआ जो ट्यूब हो उसके अंदर गिराना चाहिए ताकि उसमें एयर रेजिस्टेंस ना आए। अब ऐसे में जब फीदर और ये स्टोन साथ में गिरेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम रेट से नीचे जाएंगे और इस तरह से जो बेसिक लॉ है एक्सेलरेशन का ड्यू टू ग्रेविटी वो मास से इंडिपेंडेंट है, ऐसा हमें समझ में आ जाएगा। बच्चों आपको मैं बताऊं कि अगर आप वैक्यूम कर दो और उसमें एक स्टोन और फीदर को दोनों को गिराओ तो वो सच में एक साथ नीचे गिरेंगे और एक साथ ही नीचे पहुंचेंगे। अभी आपको ये मानने में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखते। हमें पता है कि अगर 5 स्टोरी बिल्डिंग से मैं अगर एक स्टोन और एक फीदर को नीचे गिराऊं तो स्टोन बहुत पहले पहुंच जाएगा और फीदर तो पता नहीं कब आएगा नीचे, है ना। लेकिन अगर आप वैक्यूम करो और उसमें ये एक्सपेरिमेंट करो तो दरअसल ऐसा होगा ही कि दोनों ही साथ में गिरेंगे। अगर ये बात आपको मानने में ना आ रही हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब की लिंक छोड़ी है, इसमें ये एक्सपेरिमेंट पूरा करके दिखाया हुआ है। एक बहुत ही ऊंची एक ट्यूब में वैक्यूम किया गया है और फिर उसमें एक रेड कलर का बॉल और एक फीदर दोनों को छोड़ा जाता है तो दोनों एक साथ नीचे जाते हैं। बॉल की ही तरह फीदर भी बिल्कुल बहुत स्पीड में नीचे जाता है और दोनों साथ में ही ग्राउंड को टच करते हैं। याद रखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक छोड़ी है, आप उसको देखना जरूर। फिर आगे क्या कहा है? विद द बेसिक लॉ thus found, we can go back to the feather, introduce the correction due to the air resistance, modify the existing theory and try to build a more realistic theory of objects falling to the earth under gravity। यानी कि इस तरह से वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब आप उसके जो इक्वेशंस हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस को डालो। मींस अब आप एक करेक्टेड इक्वेशन बनाओ, अब आप एक नया वर्जन बनाओ इक्वेशन का जिसमें एयर रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करके डालो और फिर उस इक्वेशन से आपको एक रियलिस्टिक व्यू मिलेगा कि फीदर कैसे एयर रेजिस्टेंस की वजह से कैसे वो स्लोली नीचे आता है। तो इस तरह से आपको पहले एक स्पेशल केस बनाना पड़ता है, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने एक स्पेशल केस बनाया, वैक्यूम किया और फिर हमने उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देखा। फिर हम उसमें से एक जनरल केस बनाते हैं, यानी कि हम उसमें एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके इक्वेशन बनाते हैं और फिर इसको हम चेक करते हैं तो फीदर का जो मोशन है पूरा एयर रेजिस्टेंस में वो आपको उस इक्वेशन के मुताबिक सही दिखता है। तो ऐसे कभी कभी इक्वेशंस में करेक्शंस डालने पड़ते हैं और इस तरह से करेक्टेड इक्वेशन आते आते पूरा फिजिक्स जो है वो प्रोग्रेस होता रहता है।